कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज आप सभी मेरे साथ जुड़कर मैथ्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभ्यास करिए। राइट बच्चों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप सभी को नज़र आ रहा होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए और मैं चाहूँगा कि आप पहले खुद से बनाने की कोशिश भी करिएगा। बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा प्रश्न है बच्चों, है ना, और उसे बनाने की आप लोग भरपूर कोशिश करिए। देखो, सबसे पहले तो भाग की क्रिया करें हम लोग। तो 24 में 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो ये -6 हो गया। -8 -6, -8 -6 बराबर कितना? -14। कितना बच्चों? -14। यानी इस ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू कितना हो गया? -14। और देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? +14। 14 और -4, 14 और -4 बराबर कितना? 10। आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी नंबर। राइट बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखा जाए क्या है। ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है बच्चों, इसे बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले तो भाग की क्रिया कर लेना चाहिए। चलो इसे सॉल्व करो। 11 चौके 44, 44 और 1 45, 45/4। भाग जब भाग देना हो किसी नंबर से बच्चों, इसमें इससे भाग लगेगा। तो किसी भी भिन्न में किसी दूसरे भिन्न से भाग लगाने का मतलब है कि जिस भिन्न से आप भाग दोगे उस भिन्न के उल्टा से क्या करना? गुना कर देना। तो 5 तिया 15 और 3 18/5 से भाग देने का मतलब बच्चों, इस भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ और ये जो भिन्न है ये उलट के लिखेंगे हम लोग। 5 तिया 15, 15 3 18/5 को क्या लिखेंगे? 5/18। राइट बच्चों, आपने इसको सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह है, गुणा लगाइए। 6 तिया 18 2 20/3। क्या है बच्चों? 20/3। राइट, और फिर आगे चल के है +1/6। आप इसे सॉल्व करो। कुछ कट रहा है। 9 दूनी 18, 9 पचे 45। 2 से कटाएंगे बच्चों कितने बार में? 10 बार में। 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। पचे 25, पचे 125। ऊपर कितना आ रहा है? 125 और नीचे आपका कितना आ रहा है? 6 +1/6। तो 125/6 +1/6 मिलके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 126/6। मुझे लग रहा है ये कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 21। आंसर क्या होना चाहिए? डी। सही है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। इसे सॉल्व किया जाए, बहुत आसान है। ऊपर वाला इसका वैल्यू तो बहुत आसानी से आपको दिख रहा है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है बच्चों 3/2। राइट, आप नीचे को जरा सॉल्व करो। तो थोड़ा नीचे से सॉल्व करते हैं। पहले जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये किसके बराबर हो रहा है? ये हो रहा है 5/4 के बराबर। गौर से देखो बच्चों, आपने इसको सॉल्व किया तो ये किसके बराबर हो गया? 5/4। और 1/5/4 है तो इसका मतलब ये क्या होगा? उलट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उलट जाएगा। तो उलट जाएगा तो ये बनेगा 4/5। तो 1 में आप 4/5 जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 9/5। राइट, अब ऊपर में 3/2 और नीचे इसका कंप्लीट वैल्यू क्या मिला हमें? 9/5। तो 3/2 में 9/5 से डिवाइड करने का मतलब है कि इसके उल्टा से हमेशा गुना कर दीजिए। 5/9। 3 तिया 9, क्या 5/6 होना चाहिए बच्चों? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखो बच्चों इस सवाल को कैसे बनाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है 7/कितना? 3 + √2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। राइट, सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए? इसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि नीचे से रूट को हटाना है, जिसको हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं। नहीं तो नीचे से रूट हटाने का मतलब हुआ कि यदि बीच में प्लस होगा a + b तो उसका कंजुगेट मतलब निगेटिव। प्लस होगा तो माइनस से और माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसको क्या करना है हम लोग को? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - √2 डिवाइडेड बाय 3 - √2। ऊपर नीचे गुणा कर लेना। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो रहा है? देखो 7 × 3 - √2। राइट बच्चों, अब नीचे आ जाओ तो नीचे a + b × a - b के फॉर्म में है। तो a + b × a - b को क्या लिख सकते हैं? a² - b²। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। 9 में से 2 गया, ये 7 से ये 7 कट गया, बचा क्या? 3 - √2।
√2 का वैल्यू अब यहाँ पे बैठा दीजिए। 3 में आपको क्या घटाना है बच्चों? √2 का मान। तो पॉइंट के बाद आप जितना जीरो लगा सकते हैं उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और इसमें 1.4142 को क्या करना है? माइनस करना। 10 में 2 गया 8, 9 में 4 गया 5, 9 में 1 गया 8, 9 में 4 गया 5, और यहाँ बच्चों 2 में 1 गया कितना? 1। 1.5858, यानी कन्फर्म आंसर क्या होना चाहिए? ए। तो बच्चों पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको मैंने समझाने की कोशिश किया और इसको ध्यान में रखिए। लेकिन इस सवाल में एक खासियत और भी दिख रहा है कि डायरेक्ट यदि हम √2 का मान यहाँ रख दो, जैसे कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे? √2 का वैल्यू बैठा देंगे। तो √2 का वैल्यू जब बैठाएंगे तो 3 प्लस दिस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समथिंग किसके बराबर? 4.4142। और 4.4142 से जब आप इसमें भाग लगाओगे तो ये तो कन्फर्म है कि एक ही बार में कटेगा, क्योंकि 2 बार में तो 4 दूनी 8, 8 से भी ज़्यादा जाएगा, और ऊपर में हमारा साथी है। तो 4.4142 से जब डिवाइड करेंगे तो ये तय है कि वो एक ही बार में कटेगा। और ऑप्शन इतना खूबसूरत है कि इस तरीके से भी आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं कि एक बार में कटा, दैट इज़ 1.585। यस, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखा जाए। इस सवाल का क्या है? इस सवाल में बच्चों मैं एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, ध्यान से सीखना। जब कभी भी रूट के अंदर कई बार कोई नंबर लिखा हुआ रहे, जैसे x है, फिर इसके अंदर में x है, फिर इसके अंदर में x है, और सपोज करो ये डॉट 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 ऐसे करके इन्फिनिटी लगा दे। क्या लगा दे? इन्फिनिटी लगा दे। तो इसका आंसर बच्चों हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? x ही होता है। क्या होता है? x ही हो। जैसे यहाँ 2 2 2, तो इसका आंसर सीधा 2, लेकिन ध्यान रखना है कि वो कहाँ तक जाना चाहिए? इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। 5 5 5 5 5 जितना बार लिख दे और डॉट 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 इन्फिनिटी तक लेके जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 5 ही हो जाए। जो नंबर वही आंसर। लेकिन यहीं पे यदि फिक्स कर दिया जाए, इन्फिनिटी ना ले जाए, फिक्स कर दे, तब इसका आंसर कैसे लगाते हैं? तो देखो क्या करना है। जैसे यहाँ पर x x x x तो लिखना ही लिखना है। अब इस पे पावर क्या आएगा? ये पावर की बात करो तो x कितना बार है? 3 बार। तो 2 का क्यूब कर देना है सीधा, हमेशा 2 का क्यूब। ऑलवेज क्या करेंगे? 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब दैट इज 8। 8 में 1 घटा दीजिए हमेशा, तो क्या बना? 7। और नीचे लिखना है वही 8, 7/8। जैसे सपोज करिए ये रहा था, सपोज करिए मैं हमारे पास √x 4 बार कुछ ऐसा लिख दे, है ना। पूछता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो x तो लिखेंगे। अब इसे पावर क्या चढ़ेगा? तो x कितना बार है हमारा? 4 बार। तो 2 पे पावर 4, 16। 16 में 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 15। अब बटे कितना कर देना है? 16, राइट, ऑलवेज। तो यहाँ पे हमारा 2 2 है, 2 लिख लीजिए। 2 कितना बार? 1 2 3 4 5। तो 2 पे पावर 5, चाहे नंबर कोई भी रहे हमेशा 2 पे पावर करना है। तो 2 पे पावर 5 दैट इज 32। 32 में 1 घटाएंगे 31, और नीचे हमेशा वही 32। कौन सा आंसर जाएगा? सी नंबर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखा जाए। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, लेकिन इसको थोड़ा बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे को समझ में आ जाए। बच्चे अभी इसी तरह के एक सवाल मैंने सॉल्व किया था जहाँ की √2 का मान दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था 7 बटे, है ना, समथिंग 3 प्लस √2 का मान बताओ। आप पहले इसको आराम से समझो, जब समझ जाओगे तो सवाल तो देखते ही उत्तर आएगा, देखते ही उत्तर आ जाएगा। बच्चों देखो क्या करना है। इसको जब आप रैशनलाइज करते हो तो क्या होता है, गौर से देखो। √2 + 1, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा √2 - 1। √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर लो, तो ये क्या आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है √2 - 1, ऊपर ऊपर गुना होगा, और नीचे a + b × a - b का फॉर्म ले रहा है। तो √2 का स्क्वायर दैट इज 2 और 1 का स्क्वायर दैट इज 1। यह आ गया √2 - 1/1। नीचे 1 लिखें या ना लिखें बात तो बराबर। आप एक और सॉल्व करके जरा गौर से देखो। ये √3 + √2 है, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। तो नीचे का कंजुगेट हमारा क्या बनेगा? √3 - √2। प्लस हो तो माइनस से गुणा कर लो और ऊपर नीचे कर लीजिए √3 - √2। ये क्या बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है √3 - √2, राइट। और नीचे वही a + b × a - b,
दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और √2 का स्क्वायर दैट इज नीचे फिर 1 आ गया, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर हो रहा है √3 माइनस √2। आप देख क्या रहे हैं यहाँ पे, नीचे के बारे में जरा हमेशा सोचा करिएगा। दोनों का स्क्वायर करके यदि घटाने से 1 हो रहा है, दोनों का स्क्वायर करके घटाने से क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो इसका वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ स्क्वायर करके जब आप घटाइए तो ये 3 माइनस 2 दैट इज व्हाट 1। तो इसका मतलब इस कंप्लीट का वैल्यू क्या हो जा रहा है √3 माइनस √2। ठीक उसी तरह इसका वैल्यू क्या होगा √4 माइनस √3। उसी तरह इसका क्या वैल्यू होगा √100 माइनस √99। इस स्टेप से शायद बच्चे आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक टर्म का आखिर वैल्यू क्या आने वाला है। और आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जब भी हर में एक रूट में एक बिना रूट में या फिर रूट में ही सब रहे, आपको बस देखना है कि दोनों का स्क्वायर करके घटाने से क्या 1 आ रहा है। यदि 1 आ रहा है तो सीधा ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा। राइट बच्चों, तो अब यदि ये चीज़ समझ गए तो अब देखो कैसे इसका आंसर फटाफट आ सकता है, थोड़ा समझना। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है √2 माइनस 1। इसका वैल्यू क्या होगा √3 माइनस √2 और इसका वैल्यू क्या होगा √4 माइनस, बस माइनस ही तो लग रहा है ना सब में। इसी तरह ये डॉट 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 चलता जाएगा और लास्ट में क्या आएगा √100 माइनस √99। अब ये बच्चों सभी बीच में प्लस है, यानी सभी को जोड़ना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसी तरह ऐसे ही पेन चलता जाएगा तिरछा, तो 99 साफ हो जाएगा। तो बचा क्या √100 माइनस 1। √100 का मान कितना 10 और √101 का दैट इज आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। राइट अब इससे भी, अब यदि किसी चीज को समझ जाते हैं तो बच्चा के दिमाग में पहले ही हिट होता है कि आखिर इसका आंसर होगा क्या होता है। सीधी सी बात देखिए कैसे, अब यहाँ पे डायरेक्ट बच्चा कैसे उत्तर लगाता है ऐसे सब सवाल में। जैसे ही देखिए जो कॉमन चीज होगा पहले वही तो कटेगा। यहाँ √2 और यहाँ भी क्या है √2, तो पहले वाले का क्या कटेगा फर्स्ट, पहले वाले का क्या कटना शुरू हुआ। ऐसा क्यों हो जाता है, पहले वाले का क्या कटा √2। तो ये √2 यदि पहले, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का यदि पहला कट गया तो लास्ट टर्म का अंतिम कटता है, जस्ट अपोजिट। तो फर्स्ट टर्म का सेकेंड बच रहा है तो इसका क्या बचेगा फर्स्ट बचेगा। बस इस दोनों को क्या करना है घटा देना है, ऑलवेज घटाना है। बाद बाकी प्रोसेस भी आई थिंक दिमाग में रखना चाहिए कि कभी वो थोड़ा छेड़छाड़ कर दे तो कहानी का क्या क्लियर है। चलो बच्चों आगे आ जाओ। अब ये सवाल देखो, ये तो एकदम नम्मा दसवां का बड़ा ही फेमस सब सवाल था कि नहीं था। जब भी पावर पे पावर हो तो बच्चों दोनों पावर क्या होता है गुना होता है। पावर पे पावर हो दोनों पावर क्या होगा गुना, पावर पे पावर दोनों पावर गुना। और करके दिखाते हैं। तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा b माइनस सी, राइट। फिर इंटू एक्स पे पावर, फिर ये दोनों पावर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, होगा ना। फिर उसके बाद ये दोनों पावर गुणा होगा तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अब बच्चों जब आपने इसको गुणा किया तो देखो क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू, इसे क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक उसी तरह इसे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। बच्चों जब बेस सभी का क्या हो समान हो, बेस क्या हो सभी का समान हो और बीच में क्या हो गुना हो, तो पावर सभी का क्या होता है जुटता है। तो सभी के पावर को जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स पे पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो बचा क्या फाइनली बचा एक्स पे पावर कुछ नहीं दैट इज 0। और किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है बच्चों 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। बच्चों ये पूरे डिटेल्स समझा दिए, आप आराम से समझो। और समझने वाला इंसान तो देखिए कि एक समझ जाता है कि इसका उत्तर
1 आने वाला। वो फटाफट समझ गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखा कि आगे कटने वाला है, कट के 0 आएगा, आंसर 1। इतना देखते ही आपके दिमाग में हिट हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। चलिए अगला ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या करें, यदि 2 टू दी पावर x गुना 8 पे पावर इतना बराबर इतना हो तो x का मान। बच्चों ऐसे सब सवाल में आपको क्या करना चाहिए, x निकालने के लिए दोनों तरफ बेस को बराबर करना, दोनों तरफ बेस को बराबर करना है। तो राइट साइड में बेस 2 है तो इधर भी सारा बेस किस में आना चाहिए, 2 में। तो चलिए 2 पर पावर x लिखिए गुना 8 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 और फिर पावर पे पावर जैसे ही चढ़ेगा दोनों पावर गुना हो जाएगा। तो 3 गुना 1/5 यानी क्या हो जाएगा, 3/5, राइट, 3/5 हो जाएगा। और ये किसके बराबर, 2 पे पावर 1/5 के बराबर, राइट। ठीक उसी तरह यहाँ भी देखिए, बेस यदि बराबर है, बीच में गुणा का चिन्ह है बच्चों, तो दोनों का पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो जोड़ो, 2 पे पावर हो गया x प्लस 3/5 और बराबर 2 पे पावर 1/5, राइट। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, ओ सॉरी, एक तो ऐसे ही कर सकते हैं, डायरेक्ट बराबर करके कर सकते हैं, उतना करने की क्या जरूरत है। दोनों तरफ बेस हमारा बराबर हो गया ना, तो बेस बराबर हो जाएगा तो बच्चों पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पावर को तुम बराबर कर लो, x प्लस 3/5 बराबर 1/5, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 3/5। और नीचे जब सेम हो तो डायरेक्ट हमारा अंश घट जाता है, तो 1 माइनस 3 दैट इज व्हाट, -2, -2/5 ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। शायद आप समझ रहे होंगे यदि ध्यान से पढ़ रहा होगा तो। चलिए अगला इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, नंबर सिस्टम में ये सब सवाल पढ़ाते हैं आप लोग को, शायद पढ़े होंगे तो। किसी खंभे का 2/5वां भाग कीचड़ में, शेष का 1/3वां भाग जल में एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई क्या है। मान लीजिए कि खंभे की लंबाई क्या है, x है, या खंभे की लंबाई 1 है, कुछ भी मान सकते हैं। तो 2/5 भाग उसका कीचड़ में है, तो 2/5 के बाद बचा कितना, तो शेष निकालने के लिए अंश और हर को घटा दीजिए। 5 में 2 गया, 3/5, इतना भाग बचा कीचड़ के अलावा। कीचड़ के अलावा जो बचा वो इतना भाग है, और जो बचा यानी शेष का फिर 1/3वां भाग कहता है कहाँ है, पानी में। तो पानी के बाद बचेगा कितना, तो 1/3 में से फिर अंश और हर को घटाइए तो हो जाएगा 2/3। पानी के बाद उस खंभे का इतना भाग बचा, और वो बचा हुआ भाग की लंबाई कितना बता रहा है, 6 मीटर, यानी ये किसके बराबर, 6 मीटर के बराबर। 3 दूनी 6 से 6 भी काट दीजिए तो x का मान 5 दिया 15 मीटर, यानी आंसर सी नंबर होना चाहिए, राइट। चलो बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर ये 10 आ चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 21 शेष बचे। इन सभी से भाग दिया जाए और प्रत्येक दशा में शेष 21 बचे। बच्चों जब एक से अधिक संख्या से कटने वाला नंबर पता करना हो तो हमेशा याद रखना इस सभी का एलसीएम लेना होगा, नहीं तो आपको 27, 42, 63 और 84 इस सभी का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। किससे कटाएं बच्चों, 3 से कटाएं, 3 नमा 27, 14 तिया 42, 21 तिया 63 और बच्चों ये कितना 28 तिया 84। फिर ये 3 से कट रहा है, कटाइए, 3 तिया 9, ये 14, 3 सते 21 और बच्चों ये 28। फिर मुझे लग रहा है ये 7 से कट रहा है, 7 से कटाइए, 3, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 7 चौक 18। फिर ये 2 से कटता हुआ दिख रहा है, कम से कम 2 कटे तो कटाना, 1, 1 और ये 2 दूनी 4। नहीं सभी को गुणा किया जाए, 3 तिया 9 तिया 27 और 27, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यही आया ना बच्चों, 27 गुना 28 ना, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 गुना 7 कर लिया जाए, 108 गुना 7 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 756 हो रहा है ना, 756, यानी एलसीएम आ गया हमारा कितना बच्चों, 756। ये जो एलसीएम है 756, ये वह छोटी से छोटी संख्या होती है
जिसमें कि इस सभी से भाग दीजिएगा तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, राइट बच्चों। लेकिन आपसे क्या कहा था कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए ना, आपसे कहा 21 शेष बचना चाहिए। तो 21 शेष बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 21 जोड़ देना होगा। 6 1 7 5 2 7, यानी आंसर क्या होना चाहिए 777। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, ये भी एलसीएम एचसीएफ का ही सवाल है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:5 तथा इन सभी का एचसीएफ दिया हुआ है 35 संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। बच्चों देखो, सबसे पहले तो एक बात मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का रेशियो दिया हुआ रहे और उन सभी का एचसीएफ दिया हुआ रहे और आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो रेशियो दिया है उस रेशियो का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, रेशियो का ही एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 5 30, और उस एलसीएम को एचसीएफ के साथ हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। 35 3 105, दैट इज आंसर 1050, राइट। जब जो बात मैंने कहा बच्चों उस बात को याद रखना, जब कभी भी रेशियो दिया हुआ रहे, एचसीएफ दिया हुआ रहे, एलसीएम पूछे तो रेशियो का एलसीएम लेके एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका हमेशा एक्चुअल एलसीएम मिल जाएगा, राइट। अगला ये परसेंटेज का सवाल लग रहा है। आइए, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, मेरे मतों का प्रतिशत क्या रहा। मान लिया जाए कि वहाँ टोटल कर्मचारी कितने थे, 100 माना जा सकता। तो जितने भी कर्मचारी थे उसमें महिला कितना बता रही है, 40%, यानी 100 का 40% 40, तो मेन कितना होगा, ऑफ कोर्स 60 होना चाहिए। ये दोनों का आपने संख्या पता कर लिया। अब देखिए कैसे मतदान हुआ, मेन से कितना मतदान हो रहा है, ओमेन से कितना मतदान हुआ। तो कहता है उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, यानी जितनी भी महिलाएं थी उन महिलाओं का कितना परसेंट, 40%। कितना परसेंट, 40%। और जितने भी पुरुष थे उन पुरुषों का कितना परसेंट, 60% लोगों ने मतदान किया। यानी इतने ओमेन मतदान कर दिए और इतने मेन मतदान किए, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मतदान कितना हो ये पता चल जाएगा। प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे 100 आता है बच्चों, तो प्रतिशत से ये 00 साफ हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्रतिशत से ये 00 क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये 4 चौके 16 और यहाँ कितना 36, और 36 और 16 मिलके 50 ना, सॉरी 36 और 16 मिलके कितना 52। और ये संख्या जो 52 आया ये अपने आप में परसेंटेज भी बता रहा है, क्योंकि 100 ही मान के चले थे। 100 में यदि आपको 52 मिला तो प्रतिशत भी तो 52 ही रह गया, है ना। तो बच्चों शायद आप ये सवाल समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो बच्चों क्या कहा, यदि बिक्री कीमत दोगुनी कर दी जाए तो मुनाफा 3 गुना हो जाता है। क्या मतलब हुआ, बिक्री कीमत को दोगुनी किया। मान लो कि पहले वो बेचता था कितने में, x में, और बाद में उसने क्या कर दिया, दोगुना यानी बेचने लगा 2x में, राइट। जब x में बेचता था तो मान लो उसको फायदा होता था y का, लाभ कितने का, y का हो रहा था। और जब 2x में बेचा तो कहता है मुनाफा कितना हो गया, तिगुना, यानी यहाँ मुनाफा कितने का हो गया, 3y का हो गया, राइट। तो बच्चों यहाँ से देखो क्या करना है हम लोग को, दोनों ही केस में आप कर क्या सकते हो। तो यहाँ से यदि हमें x में आपने बेचा तो फायदा y का हो रहा था, तो आप बताओ x में से फायदा घटा देंगे तो ये CP मिल जाएगा। और जब 2x में बेच रहे थे तो आपको फायदा 3y का हो रहा था, तो विक्रय मूल्य में फायदा जितने का उसको घटा देंगे तो CP मिल जाएगा। और दोनों ही CP है, दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो x 2x माइनस x दैट इज व्हाट, x बराबर, और y ये 3y माइनस y दैट इज 2y, सही है ना। तो यहाँ से x और y का रेशियो हमें मिल गया कितना, 2:1। मतलब जब आप 2 में बेच रहे थे तो आपको 1 का फायदा हो गया, 2 में बेचे 1 का फायदा ही हो गया, इसका मतलब खरीदे होंगे आप 1 में।
बस प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है, फायदा, फायदा आपको कितने का हो रहा है 1 का, और सीपी से हमेशा तुलना गुणा 100, दैट इज व्हाट 100%। सही नहीं है क्या? तो बच्चा शायद हमें लगता है इस कॉन्सेप्ट को समझ भी जाएगा, है कि नहीं? रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। ए, बी और सी तीन संख्याएं 1:2:3 में है, उनका औसत 600 है। यदि ए में 10% वृद्धि और बी में 20% कमी की जाए तो औसत में 5% वृद्धि प्राप्त करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी होगी? वृद्धि संख्या में पूछ रहा है, ना कि प्रतिशत, राइट। बच्चों ये जो एवरेज 600 है, हम यही एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यह एवरेज को आप हटा ही दीजिए, हम रेशियो ही लेके चलते हैं। इस 600 का भी हम यूज ही नहीं करना चाह रहे, ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। तो ए हमारा, बी हमारा, और ये है सी, 1 2 और ये क्या हुआ 3, राइट। और इस सभी को जोड़ने से क्या हो जाता है 6 हो जाता है, टोटल 6। अब आइए, ए में कितना परसेंट वृद्धि हुआ 10%, लेकिन ध्यान रखिएगा वृद्धि मतलब प्लस, ठीक है। और बी में क्योंकि वृद्धि और कमी दोनों दिख रहे हैं, तो बी में 20% की क्या हो रहा है कमी, उसके सामने लिख लीजिए। अब कहता है सी में कितना वृद्धि करना चाहिए, तो सी में जो वृद्धि वो पूछ रहा है वो संख्या में पूछा है, तो यहाँ चूंकि यहाँ प्रतिशत चल रहा है तो हम प्रतिशत ही लिखते हैं। मान लिया जाए x% की आपने क्या किया वृद्धि, जिससे कि टोटल में क्या हुआ आपको औसत 5% की वृद्धि, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 5%, राइट। अब आप इसे सॉल्व करिए, सामने से गुणा करिए, 10 गुणा 1 10, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस, तो माइनस कितना 40 और प्लस कितना 3x बराबर कितना 30, राइट बच्चों। x का मान निकालते हैं, ये कितना -30, -30 उधर जाएगा तो 30 + 30 मिल के 60, 3x बराबर 60, तो x का मान कितना 20, यानी x में पता चल गया हमको 20% वृद्धि करना होगा। कितना परसेंट 20% वृद्धि करना होगा। x मतलब व्हाट c, x मतलब c। बच्चों c का वैल्यू पता कर लो, c कितना है, तो c कहेंगे 600 का 3/6 है, हाँ या ना, ये c है एक्चुअल, अभी एक्चुअल भी नहीं, हम एवरेज ही लेके चल दिए, एवरेज ही लेके चले, तो ये हमारा c है। और इसी c में कितना परसेंट वृद्धि चाहिए 20%, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 20/100 दैट इज 1/5। लेकिन एवरेज लेके चले हैं तो ध्यान रखिएगा जितना नंबर है लास्ट में उतना से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं ये 6 से कटता, 6 × 5 = 30 और 30 दूनी 60, तो 3 × 9 9 दूनी 18, 180 आंसर होना चाहिए। क्या सही नहीं है? बस इस बात को ध्यान रखना है कि जब एवरेज लेके चले बच्चों तो 3 नंबर रहेगा तो लास्ट में 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि रेशियो 1 का मान जब एक्चुअल लेके चलेंगे तो 600 × 3 1800 लेके चलना होगा, क्योंकि ये एवरेज है, योगफल इसका क्या हो जाएगा गुना 3, तो इसलिए लास्ट में क्या करना होता है गुना 3। इस सवाल को देखिए क्या करें, राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17, श्याम और सोहन की आय का अनुपात भी वही है 7:17। रेशियो अलग अलग है तो पहले बैलेंस होना चाहिए। S और S हमारा दोनों जगह सेम दिख रहा है, इसके नीचे की संख्या भी सेम होना चाहिए। इसको 17 से इसको 7 से करते हैं, तो 17 7 बच्चों 119 और 17 × 17 289, और उसी तरह इसको 7 से करेंगे तो 17 7 119 और ये कितना 49 ना 49, तो रेशियो हमारा हो गया 49:119:289। इसमें किसी एक का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है राम का। राम का इनकम की कितना बता रहा है 490, ये था 49 से 490 होने का मतलब हुआ कि 10 गुना हो गया, तो जिसका पूछ रहा है उसमें भी 10 गुना कर दीजिए। आपसे सोहन का पूछ रहा है तो सोहन में भी जैसे ही 10 गुना करेंगे तो 1 0 और आ जाएगा, यानी 2890 आंसर भी है नहीं। अगला क्वेश्चन लो, ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल।
चक्रवृद्धि ब्याज के 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 हो जाएगा। बच्चों ये आपका मिश्रधन है, ये आपका मूलधन है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि मिश्रधन बटे मूलधन बराबर एक बेसिक फार्मूला जो आप पढ़े हैं 1+r/100 पे पावर है, इस फार्मूले का ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये 2197/1728 नहीं, और ये किसके बराबर होगा, तो ये प्रतिशत का होल वैल्यू पता करो। ये 24/25 हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चा, सॉरी 25/3 क्या हो रहा है, कहाँ से लॉक लगता है इसका थोड़ा सा पता नहीं चलता। ये कितना आती है 24 एक 25/3, 25/3% जब हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 25 चौके 100, 1/12, इसका होल वैल्यू बन रहा है कितना 13/12, कितना बन रहा है 13/12 नहीं 13/12, और इस पे पावर दैट इज मान लिया जाए n ही तो पूछ रहा है, नीचे से ही दिख रहा है। देखिए n का मान तो तभी निकलेगा जब ये कंफर्म क्या होना चाहिए, बेस बराबर होगा, बेस बराबर होगा तभी n का मान पता चलेगा हमें। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी यदि पता होगा कि 12 का क्यूब होता है 1728, तो निश्चित रूप से ये भी 13 का क्यूब हो जाएगा। एक का पता चला तो ऑब्वियस है कि यही बेस बनने वाला है, तो यहीं से हमें समझ में आ गया कि n का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए नहीं। आ जाओ बच्चों अगला ये सवाल, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। मान लिया जाए वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। हमें a और r में रेशियो चाहिए, जबकि यहाँ तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लगा सकते हैं, वर्गमूल लगाइए। तो a² का वर्गमूल a हो जाएगा और इधर वर्गमूल पाई का हो जाएगा √π नहीं, और r² का वर्गमूल हो जाएगा r। तो यहाँ से a और r का रेशियो क्या मिल रहा है, √π/1, कोफिशिएंट उलट जाएगा, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है ना, √π/1, यानी आंसर क्या हो जाएगा C। ऐसे इसका आंसर D भी हो सकता है, क्योंकि जब पाई का मान 22/7 रखते हैं तो रेशियो ये भी तब्दील हो जाएगा। तो आइदर यू कैन टिक C और D, बट ऐसा ऑप्शन एग्जाम में तो होगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे बच्चे, ऐसा नहीं होता है जनरली, है ना। हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो C लगाइए या तो D लगाइए, बाद में रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कहीं ना कहीं वो सही करार दिया जाता है ना, ऐसा होता है। ये सवाल देखो बच्चों कितना मज़ेदार है बर्गर का, और बर्गर को खाइए यहाँ पर देखिए। निम्न पाई चार्ट रेस्तरां XYZ एक रेस्टोरेंट में बच्चों क्या है, कंपनी का नाम है, मतलब रेस्टोरेंट क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट क्या हम भी बोले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट का नाम दिया हुआ है XYZ, ठीक है। और इस रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है बच्चों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री के बारे में जानकारी दीजिए। स्वाभाविक बात है, रेस्टोरेंट में बहुत तरह के हम लोग का खाने पीने का सामान मिलता है। क्या क्या मिल रहा है, मतलब चाइनीज़ मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, पिज्ज़ा मिल रहा है और सैंडविच मिल रहा है, एंड ये सभी हाँ डोनट है ना, डोनट और अन्य खाद्य पदार्थ, ठीक है। क्या क्या वहाँ मिल रहा है और किसका कितना परसेंटेज है, आपको ये पाई चार्ट में, इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट में आपको इस तरह से बांट के बता दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नवंबर 2017 में रेस्तरां द्वारा अर्जित कुल राजस्व 35 लाख रुपये था, ठीक है। XYZ द्वारा, यानी XYZ एक रेस्टोरेंट का ही नाम है, प्रदान किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री उच्चतम है। भाई जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वही बिक्री तो सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो बिक्री सबसे ज़्यादा किसका है, ये 25% बर्गर का, यानी आंसर हो जाएगा सीधा A नंबर, बर्गर, राइट। बच्चा वाला सवाल है, ये सवाल क्यों पूछा जाए बच्चों को, सिर्फ उलझाने के लिए, उसको बुझाए नहीं कि हम क्या पूछ रहे हैं। बच्चों को ये भी तो समझ में नहीं आता ना कि क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको भी मैं पहले बेसिक से ही समझाता हूँ। x - 1/x बराबर 2 है, आपसे पूछ रहा है x4 + 1/x4 का मान क्या हो। देखो x - 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, 2। आप बच्चों क्या करो, आपको जाना कहाँ है, पावर 4 तक, तो
एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 पे चले जाएंगे, 2 बार स्क्वायरिंग करो तो ये हो क्या रहा है, पहले एकदम बेसिक से समझ लो बाबू। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इधर भी स्क्वायर होगा तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर कितना 4। ये x x कट जाएगा तो यहाँ से हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, हमें मिल गया 4, और ये -2 उधर जाएगा प्लस बनेगा 6। अगेन फिर से स्क्वायरिंग मारिए इस पर, जब भी स्क्वायरिंग होगा बच्चों दोनों तरफ होगा। अब इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, फिर 1/x 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। a की जगह ये है और ये है b की जगह, है ना, तो 2ab और बराबर 6 का स्क्वायर कितना बच्चा 36। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 2 उधर जाके घटेगा तो हो जाएगा 36 माइनस 2 बराबर कितना 34, और आपसे x4 प्लस 1/x4 का ही वैल्यू पूछ रहा था, ये 2 उधर जाके घट जाएगा 36 माइनस 2, आंसर कितना हो जाएगा 34। होगा कि नहीं होगा बच्चों। इसका और एक और शॉर्ट मेथड बताते हैं। तो शॉर्ट मेथड से आप तभी बनाओगे जब कुछ बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या याद रखना है तो यहाँ पे समझना। जैसे देखो इसमें कई बार ऐसा सवाल पूछेगा, जैसे देखो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कुछ भी मान लो 2 ही दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तो माइनस है, लेकिन हो सकता है आपको क्या दे दे, प्लस में ही दे दे वैल्यू, ठीक है। और ये देखो x का पावर क्या है 1 है, और आपको हो सकता है x का पावर कहाँ तक लेके चला जाए 8 तक लेके चला जाए, राइट। तो आपको क्या करना है, देखो प्लस से जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, फॉर्मूला प्लस में ही बनेगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में ही, फिर उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में ही बनता जाएगा, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना है, 8 तक जाना है। तो 8 तक जाने का मतलब कितना बार ऑपरेशन चाहिए, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2 पे चले गए, फिर एक बार स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 पे चले जाएंगे, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो 8 पे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, राइट साइड का वैल्यू पकड़ो। तो 2 का स्क्वायर हमेशा -2, तो 2 का स्क्वायर -2 दैट इज कितना 4। फिर क्या करना है, जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर -2, हाँ क्या 2 का स्क्वायर 4 सॉरी 2 ही आया, हाँ। फिर यहाँ पे जो आया वैल्यू 2 का स्क्वायर -2, तो 4 - 2 दैट इज व्हाट 2, यहाँ 2 ही आ रहा है, कोई बात नहीं है, बट ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा, है ना। जैसे वैल्यू 3 डाटा, x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ रहता है 3, और आपसे पूछता है x8 प्लस 1/x8 का वैल्यू बताओ, है ना। तो क्या करना होता, सीधा 3 का स्क्वायर -2, तो 9 में से 2 गया कितना 7। अगला फिर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर -2, 49 - 2 यानी कितना 47। फिर आगे क्या करना होगा, एक बार और 47 का स्क्वायर -2, बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन बच्चों जब एक बार माइनस दे दे और तब यहाँ पहुँचना है तो ध्यान रखिएगा कि जब आप पहली बार इसका स्क्वायर करेंगे तो -2ab आता है, तो वो उधर जाके क्या होगा, जैसे आप क्या कर रहे थे स्क्वायर -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर -2, तो जब माइनस से प्लस की ओर पहली बार जाइएगा तो स्क्वायर +2 कर देना, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, स्क्वायर -2 स्क्वायर -2। तो यहाँ पे आप करो, पहली बार तो होगा 2 स्क्वायर + 2, तो 2 स्क्वायर + 2 कितना दैट इज 6, और अगले बार अब क्या होगा, अब होगा स्क्वायर -2, तो 36 - 2 कितना 34। तो डायरेक्ट आप उत्तर ऐसे भी लगा सकते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा इसको अच्छे से बच्चों को समझाते हैं, आप ध्यान से समझना भी बच्चों। देखो इसमें थोड़ा सा क्या है, ज्योमेट्री का भी थ्योरी यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है ध्यान से समझिए। आपसे ये जो कलर किया हुआ है ना, इस कलर किए हुए पार्ट का क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया। देखो 6 अंकित भाग का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल बताओ, नहीं तो बच्चों देखो ये ट्रायंगल की यदि बात करो तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, देखना गौर से, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा ही तो है या नहीं है। ये ट्रायंगल देख के क्या लग रहा है आपको, कैसा ट्रायंगल है, तो आप कहेंगे सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो ट्रायंगल कैसा है। लेकिन ये ट्रायंगल जो बच्चों
ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। पहले तो सिंपल समझिए कि ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 कौन सा और कैसे दिख गया सर आपको? तो बताते हैं। देखो, ज्योमेट्री का एक थ्योरी कहता है बच्चों, कोई भी सपोज करो ये वृत्त है, ध्यान से समझना, ये वृत्त है और इस वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु पर एक आप क्या खींचो? स्पर्श रेखा। क्या खींचे? स्पर्श रेखा, टेंजेंट, अंग्रेजी में टेंजेंट। कोई भी स्पर्श रेखा, कहीं जैसे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये रहा स्पर्श रेखा, राइट। वृत्त का ये केंद्र है मान लो, तो केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को जैसे ही मिलाएंगे तो ये लाइन स्पर्श रेखा पर क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये थ्योरी है और इसे अप्रूव भी कर सकते हैं। इन 9th 10th में ऐसा थ्योरी है ना। क्या मैंने बताया कि जब भी कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए और केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को जैसे ही मिलाएंगे तो वो लाइन स्पर्श रेखा पे क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या ये स्पर्श रेखा है या नहीं? केंद्र से स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु को मिलाया गया है, इसका मतलब ये कोण कंफर्म कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो जैसे ही 90 हुआ इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। और एक चीज याद रखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज, जैसे ये समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो कंफर्म है कि 90 डिग्री होगा। यदि समकोण त्रिभुज में से अब जो दो कोण बचा, उस दो कोण में यदि एक भी कोण 45 हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि वो समकोण समद्विबाहु होगा। क्यों? देखिए, कोई भी एक 45 होगा, यदि ये 45 होगा तो कंफर्म ये भी 45 ही होगा, क्योंकि सब मिलके तो उसको 180 होना है। ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। और जब त्रिभुज की दो कोण बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगी। ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है थोड़ा। जब दो भुजा बराबर हो तो ये दोनों भुजा तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाता है वो कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सिंपल सी बात। तो जब दो भुजा बराबर हो गया तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समकोण ऑलरेडी है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट। तो जैसे ही ये एक कोण 45 दिखा, अच्छा बराबर कौन होगा? कर्ण को छोड़ के। कर्ण तो सबसे लंबी भुजा है, कर्ण को छोड़ के जो बचा, लंब और आधार दोनों बराबर होगा। तो ये लंब और ये आधार नहीं, ये दो, तो ये भी कन्फर्म कितना? ये भी 2 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार भी 2 और ऊंचाई भी 2, 2 से 2 कट गया, यानी समकोण त्रिभुज का कंप्लीट क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 2। और इस पूरे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, मैं एक कलर दिखाता हूँ बच्चों, ये वाला है ना, ये वाला एरिया इतना सा घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये जो कलर एरिया मैंने किया ये ग्रीन से, ये किस रूप का है? इसको कहते हैं बच्चों त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? जैसे कोई वृत्त, केंद्र से आप कहीं भी 2 त्रिज्या खींच दीजिए। केंद्र से क्या करिए? 2 त्रिज्या ड्रॉ करिए। तो ये जो बीच का एरिया ये बन रहा हुआ दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो उसमें 2 वैरायटी का त्रिज्यखंड बन जाता है। एक ये देखिए छोटा वाला, और इधर भी ये भी त्रिज्यखंड ही है। तो उस एक को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, एक को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना, लेकिन है दोनों त्रिज्यखंड। तो ये बच्चों हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री। इसे याद रखिएगा। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360 डिग्री। तो इसका ही एरिया तो हमें घटाना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? पाई का मान क्या होगा? पाई में ही आंसर है तो पाई रहने देते हैं। पाई में ही आंसर है तो पाई का वैल्यू नहीं बैठाना। πr², रेडियस कितना? 2, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले लाइन त्रिज्या कहलाता है πr², यानी 2 गुणा 2 πr² थीटा, यही दोनों त्रिज्या के बीच का कोण, थीटा मतलब 45 डिग्री। πr² थीटा बटे कितना? 360 डिग्री, राइट बच्चों। ये कट जाएगा कितने बार में? ये लगता है
8 बार में साफ हो रहा है, 45 अठे 360 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो π/2। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना मिल गया, π/2। और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पता हुआ था, 2। तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, नहीं यानी आंसर कितना, ए नंबर। कोई दिक्कत? ये बच्चों तो आपको वैल्यू याद होगा तो फटाफट बना दोगे, वैल्यू याद नहीं है तो दिक्कत है, सीधी सी बात। साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो नीचे में है ना, भिन्न में भिन्न से भाग देने का मतलब नीचे वाले भिन्न को उलट के गुणा करो, तो 1/√2 मतलब √2/1, नहीं गुणा साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 और 1/√2 बटे साइन 30 का मान √3/2, तो उलट जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। इसमें क्या गुणा करना है, 2/√3, नहीं √2 से √2 साफ, 2 से 2 साफ, बचा 1/√3, आंसर सी नंबर, राइट। अगला ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है तो 18 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करे। ये तीसरा क्लास का पक्का सवाल है, ये जो तीसरा क्लास में पढ़ रहा होगा, और यदि तुम लोग ये सवाल नहीं बनाया तो तुम तीसरा फेल बच्चा है, पक्का तीसरा फेल बच्चा है। 25 मिनट में कितना दूरी तय किया, 14 किलोमीटर। हाँ तीसरा क्लास में मैंने देखा है, सवाल है ये सब। तो 18 मिनट में कितना, एक ही नियम लगा दो, नहीं 14 गुना 18/25 है या नहीं, कटने वाला तो है नहीं। 18 चौके 72 का 2 बाकी 7, 18 7 25 बटे 25, तो 25 दही, 25 अटे 200, 25 दही में मतलब 250 चला गया, फिर 2 आ रहा है तो 0.08, 25 अटे 200, भाग लगाइए फटाफट, तो आंसर क्या चला गया, डी नंबर, राइट। ये सवाल देखिए, इस सवाल बनाना तो आसान है, समझाना मुश्किल है। समझाना बड़ा मुश्किल है कि आपको समझाएं कैसे। देखो इसमें तो बच्चों हम सवाल बनाते हैं, आप स्टेप याद रखो, ठीक है, सीधी सी बात है। एक आदमी को 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है, क्या करना है, 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है। कैसे चढ़ता है देखो, कहता हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है और फिर 4 फीट बेचारा क्या होता है, नीचे खिसक जाता है। जैसे देखिए 5 चढ़ा 4 खिसका, तो रियल में कम से कम 1 फीट तो चढ़ा, फिर वहां से क्या करेगा, 1 फीट पर रुका हुआ, वहां से फिर छलांग मारेगा, 5 फीट चढ़ेगा, फिर 4 फिसलेगा, यानी प्रत्येक प्रयास में वो 1 फीट चढ़ता जा रहा है। नहीं पॉजिटिव उसका जो आ रहा है रिस्पॉन्स वो 1 फीट का चल रहा है। तो इस तरह के सवाल में एक आखिरी केस बिल्कुल डिफरेंट होता है। आखिरी केस क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो कौन सा डिफरेंट होता है कि जैसे देखो 1 फीट होगा क्या, जैसे कितना फीट चढ़ना है उसको 60, थोड़ा इमेजिन भी करिएगा, बात बाकी थी उसको बनाने के लिए तो 2 सेकंड में बना के हटाया जा सकता है। 1 फीट चढ़ा, फिर 1 फीट चढ़ा, मतलब फिसलने के बाद रियल में 1 फीट तो चढ़ रहा है ना, फिर 1 फीट 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 ऐसे करते 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 सपोज करो कि वो यहाँ पे 55 फीट पे आ गया। कितना फीट पे आ गया, 55 पर आ गया। 1 फीट चढ़ते 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 55 फीट पर आएगा, कभी ना कभी आएगा ही तय। अब देखो 55 फीट के बाद उसके पास अभी तक क्या हो रहा था, 1 1 1 1 1 1। अब जैसे ही 55 के बाद आप 1 फीट चढ़ाए, वहीं गलत हो जाता है, वहीं गलत हो जा रहा है। वहां गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि 55 फीट जैसे ही वो चढ़ा, वो छलांग सीधा लगाता है कितना, 5 फीट। तो जैसे ही छलांग अगला प्रयास 5 लगाएगा, वो तो छत पे चला जाएगा, वो तो शीर्ष पे चला जाएगा। तो शीर्ष पे जैसे ही गया तो वहां सब फिसलना मना है, वहां से फिर क्यों फिसलेगा भाई, वहां से जबरदस्ती नहीं फिसलाया जाता है। तो यही एक केस लास्ट का क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। अभी तक 1 1 1 1 और लास्ट में देखिए कितना, सीधा 5, और वहां से फिर फिसलाना नहीं। तो ऐसे सवाल में करना क्या है बच्चों, स्टेप समझ लेना। सबसे पहले टोटल लंबाई में एक पॉजिटिव हाइट और एक निगेटिव हाइट, फिसलने वाले को निगेटिव समझो, चढ़ने वाले को पॉजिटिव समझो। तो 60 में सबसे पहले पॉजिटिव को घटा देंगे तो कितना बचा, 55, राइट। अब ये जो 55 फीट बचा, इस 55 फीट में चढ़ने में उसको कितना समय लगा, ये फटाफट पता करो। तो देखो 1 सेकंड में क्या होता है, 5 चढ़ता है 4 फिसलता है, तो रियल में 1 सेकंड में वो कितना चढ़ता है, 1 फीट। 1 सेकंड में 1 फीट, तो 2 सेकंड में 2 फीट, 3 सेकंड में 3 फीट, तो 55 फीट चढ़ने में उसको 55, है ना। यानी
रियल चढ़े गए लंबाई मतलब पॉजिटिव हाइट और नेगेटिव हाइट दोनों को घटा के उसमें क्या करना है, भाग लगा देना। 5 में 4 गया 1, तो भाग लगाने के बाद जो आएगा वो ऐसे जोड़ा होता है, फिर इसको समय में बदला जाता है। बट ये तो 55 सेकंड, सिंपल सी बात है बच्चों। कितना सेकंड में? 55 सेकंड में। भाई 1 सेकंड में 1 फीट, तो 55 फीट चढ़ने में कितना? 55 सेकंड लगेगा उसको। तो यहां तक वो 55 सेकंड ले लिया। अब यहां से कंडीशन क्या होगा, डायरेक्ट 5 फीट छलांग लगाएगा। अगला सेकंड में डायरेक्ट 5 फीट छलांग लगाएगा, तो 55 के बाद 1 सेकंड मात्रा और जुटेगा, यानी 56 सेकंड में वो क्या करेगा, पहुंच जाएगा। बच्चों सवाल में दम है, समझने के लिए आपको आंख बंद करके थोड़ा चिंतन करना होगा, अदरवाइज नहीं तो जीवन में तुम भी चढ़ोगे फिसलोगे, चढ़ोगे फिसलोगे, फिसलते रहोगे, शायद चढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है बच्चों। 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 और 75 है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से निकला, एक दिल्ली से निकला कितने बजे बताओ? 6 बजे, और एक चल रहा है कितना? 6:30 बजे। जो 6 बजे चला उसकी गति कितना है? उसकी गति है 60, और जो 6:30 बजे चला उसकी गति है कितना बच्चों? 75। नहीं तो ऑब्वियस है, जिसकी गति स्लो है उसको कहेगा तुम निकाल आधा घंटा पहले, हम बाद में भी चलेंगे तब भी तुमको पकड़ ही लेंगे, और पकड़ना तो तय है बच्चों। वही पूछा है कि कब पकड़ेगा, ये नहीं पूछ रहा है कितनी दूरी पर जाकर पकड़ेगा। दोनों मिलेगा मतलब पकड़ना ही तो हुआ। तो पकड़ने से पहले कितनी दूरी पर जाके पकड़ेगा, उससे पहले हमें सबसे पहले ऐसे केस में क्या निकालना होता है? पकड़ने में लगा समय, समय निकालो। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये तो आधा घंटा पहले निकला ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, इसका मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर गया होगा। तो जैसे ये 30 किलोमीटर समझो यहाँ पहुँचा, इधर से ये ट्रेन की खुल गई, तो जो यहाँ पहुँची वो स्थिर नहीं है, वो भी ट्रेन अभी चल ही रही है। तो अब जैसे ही 6:30 बजा, तो 6:30 बजे के बाद जो दूरी कवर हो रहा है वो सापेक्षिक चाल से, क्योंकि दोनों ट्रेन की गति क्या हो गई? दोनों ट्रेन गतिशील है। और जब भी एक वस्तु, एक गतिशील वस्तु दूसरी गतिशील वस्तु को पकड़ना चाहे तो चाल से नहीं सापेक्षिक चाल से पकड़ती है बच्चों, ये बात याद रखना। जब 2 वस्तु गतिशील हो तो चाल नहीं सापेक्षिक चाल से। और सापेक्षिक चाल कैसे निकालते हैं? जब एक दिशा में दोनों चाल जा रहा है तो दोनों का चाल घटेगा, और जब अपोजिट चलेगा तो दोनों का चाल जुट जाएगा, अपोजिट चलेगा तो जुट जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना कवर कर लिया आधा घंटे में? 30 किलोमीटर। अब इसी दूरी को तो उसको कवर करना है ना, किस चाल से? सापेक्षिक चाल से, क्योंकि वो ट्रेन भी स्थिर नहीं है, वो भी गतिशील है। यदि वो रुक जाता तब तो सीधा 75 की गति से पकड़ लेता, लेकिन वो भी भाग रहा है, इसलिए 75 - 60 बराबर 15 की गति से पकड़ेगा। तो 15 से डिवाइड कर दो, दैट इज व्हाट? 2 घंटा। 2 घंटा में उसने क्या किया? पकड़ लिया। कौन पकड़ा? जो बाद में चला। पूछा है कितनी दूरी पर जाकर पकड़ा, तो जो 6:30 बजे चला उसका स्पीड ले लो, पकड़ने वाले का स्पीड ले लो। तो पकड़ने वाले की स्पीड कितना? 75, 75, और 75 की गति से 2 घंटे में पकड़ लिया, तो कितना दूरी पे जाके पकड़ा? 150 किलोमीटर की दूरी पे जाके पकड़ा होगा। यानी आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार। अगला क्वेश्चन ये देखो बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे आप? ए और बी साथ में काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों पूरा करेंगे? कैसे बनाइएगा इसको? देखो बच्चों सवाल क्या कर रहा है, ये चल रहा है, उस पर गौर करिए, कभी बंद हो जाए। ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? टाइम एंड वर्क का अच्छा सवाल है बच्चों। देखो क्या ए और बी, थोड़ा डिटेल बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा, मैं समझूँ। ए और बी कितने दिनों में करता है? 16 दिन। और बी और सी कितने दिन में करता है? 24 दिन, राइट बच्चों। और एक इंफॉर्मेशन है ए और सी के बारे में स्पेशल, है या नहीं? ए और सी के बारे में स्पेशल क्या कह रहा है? यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है, यानी ए की क्षमता सी से तिगुना, यानी सी की क्षमता यदि 1 माना जाए तो ए की क्षमता बच्चों 3 हो जाए, होगा या नहीं होगा? यस सर। अब यहाँ पे गौर करो बच्चों, ये ए और सी की क्षमता का रेशियो है और यहाँ पे टाइम है, तो हम यहाँ भी इफिशिएंसी पता करते हैं। इफिशिएंसी पता करने का क्या मतलब होता है? तो देखो बच्चों,
टाइम का उल्टा होता है क्षमता। टाइम का उल्टा क्या होता है? क्षमता होता है। जैसे दो आदमी है ए और बी, किसी एक कार्य को करने में इसको 2 घंटा लगा, इसको 3 घंटा लगा, तो जिसको कम समय लगा उसकी क्षमता तो ज़्यादा होना चाहिए, और जिसको ज़्यादा समय लगा उसकी क्षमता कम होना चाहिए। इसलिए टाइम का उल्टा क्या होता है? इफिशिएंसी का रेशियो। टाइम का उल्टा क्या होता है? इफिशिएंसी का रेशियो। ये बात याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, इसको उलट दीजिएगा ना, इस दोनों को उलट देंगे ना तो दोनों का क्षमता का रेशियो आ जाएगा। और क्षमता का रेशियो निकालने का और भी कोई तरीका, जैसे इसको कटाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 अनुपात 2 ऐसे निकाल के 8 दूनी 16, 8 तिया, ये टाइम का रेशियो, इसको उलट देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? क्षमता का रेशियो। नहीं, और क्षमता का रेशियो निकालने का और क्या तरीका है? दोनों का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम जो है उसमें बारी बारी से भाग लगाइए। जैसे 16 और 24 का एलसीएम कितना? 48। 48 में 16 से भाग लगाइए 3, 24 में 48 से भाग लगाइए। ये भी तरीका है। या फिर टाइम को उलट दीजिए, है ना, तो आपका क्षमता का रेशियो आ जाएगा। आपसे यहां देखो लास्ट में पूछा है सभी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जब तक सभी की क्षमता नहीं पता चलेगा, तीनों की क्षमता नहीं पता चलेगा, तो हम कैसे बना सकते हैं? सवाल तो ये उठता है। तो अब बच्चे के मन में होगा सर तीनों की क्षमता तो हमको दिख ही रहा है, a + b 3 है और c का 1 है, 3 1 4 लेके बना दें। लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कर गए आप, है ना बच्चों। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। आपने इस दोनों को यूज करके ये रेशियो निकाला है, और ये दोनों बिल्कुल अलग रेशियो। तो डायरेक्ट अभी ये और ये आप काम नहीं कर सकते हैं। काम कर सकते हैं कब? जब दोनों बैलेंस होना चाहिए। आपको चेक करना होगा कि क्या सच में 3:2 और यहाँ 3:1 बैलेंस है या नहीं। तो बैलेंस का मतलब क्या है? इस चीज़ को चेक करो। तो देखो C की क्षमता यदि 1 है, देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं। C की क्षमता यदि 1 है तो बच्चों यहाँ से B की क्षमता आपको 1 ही तो मिलेगी, क्योंकि B और C दोनों मिलके क्या है? 2 है। C की क्षमता 1, तो C की क्षमता 1 बैठाइए, और B और C दोनों मिलके 2 है, तो कन्फर्म है कि B भी तो 1 ही हुआ ना। और B यदि 1 होगा तो A तो 3 हो, A तो 2 होना चाहिए, A तो 2 होना चाहिए। यहाँ देखिए ये क्या है? 3, यानी बैलेंस नहीं। यानी अभी आप A + B की क्षमता 3 और B + C की क्षमता 2 लेके नहीं काम कर सकते। आपको हर हाल में ये दोनों रेशियो सेटिस्फाई करवाना है। ऐसा क्या गया? हर हाल में दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। बच्चों एक काम किया जाए, उस केस में क्या करते हैं? थोड़ा सा रेशियो को बदलते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ऐसा बच्चों थोड़ा रिस्क लो, चेक करना है, रेशियो को चेंज करके देखो। जैसे यहाँ से नहीं मिला तो अपनी मर्जी से 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब चेक करो तो A का मान 3, ठीक है। अब A का मान 3 होगा तो B का मान भी तो 3 ही होगा, क्योंकि दोनों मिलके 6। B का मान 3, यदि B का मान 3 तो C का मान 1 और C का मान 1। वेरीफाई हो रहा है? कहीं से भी कोई भी आप C का मान ही 1 लेके चलो। C का मान यदि 1 होगा तो यहाँ से B का मान 3 मिल रहा है, और B का मान यदि 3 है तो A का मान भी तो 3 ही होगा, और A का मान 3 दिख रहा है। यानी रेशियो यहाँ से हमें कन्फर्म पता चल गया बच्चों। तो ABC का मैं यहाँ से अलग लिख के दिखा देता हूँ तुमको। देखो C का मान तो 1 चलेगा ही, A का भी मान 3 ही आया, और B का भी मान क्या आ रहा है? 3। ABC तीनों की क्षमता हमें यहाँ पे पता चल गई, राइट। अब आपसे यही तो पूछा था सब मिलकर उसको कितने दिन में करेगा। बच्चों एक चीज़ याद रखना, इफिशिएंसी को जब टाइम से गुना करते हैं तो टोटल वर्क होता है, राइट। और टोटल वर्क में यदि इफिशिएंसी से फिर से भाग लगा देंगे तो इफिशिएंसी से इफिशिएंसी कटेगा, क्या बचेगा? टाइम, है ना। तो टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगा देने से फिर उसका समय मिल जाता है। टोटल वर्क आप कहीं से पता कर सकते हो, कहीं से। जैसे A + B का क्षमता क्या आप लेके चले हो? 6। तो 6 क्षमता वाले को देखो टाइम कितना लग रहा था? 16 दिन। तो टोटल वर्क कितना? इफिशिएंसी गुना टाइम, इफिशिएंसी गुना टाइम, ये हो गया टोटल वर्क, यानी इतना टोटल काम था। अब जिससे करवाना हो उसकी क्षमता से भाग लगा दो। तीनों से करवाना है तो तीनों की कुल क्षमता कितना? 3 3 6 1 7, तो 96/7 आंसर कितना हो जाएगा? A। सही है। तो बच्चों ये थे आज के आपके मैथ्स के
20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह और उसका डिस्कशन मैंने देने की कोशिश किया। बच्चों ये सभी के सभी, एक बात मैं बता देता हूँ कि ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न ही थे, और एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। तो मेरा आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।